कार्ल मार्क्स के हम चारों जो प्रमुख सिद्धांत थे उन पर चर्चा कर चुके हैं। नंबर पहला उनका जो सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा उनका सिद्धांत था ऐतिहासिक भौतिकवाद, तीसरा उनका सिद्धांत था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा सिद्धांत था उनका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये चार प्रमुख सिद्धांत मार्क्स के बारे में सामान्यतः हम कक्षाओं में चर्चा करते हैं। आज इसके इतर हम इसके बाहर जाकर हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं जो उनका व्यवहारिक पक्ष है मार्क्स का। तो उस व्यवहारिक पक्ष के देखें मार्क्स का जो मार्क्सवाद का जो प्रैक्टिकल बेस है उसमें जो पहली बात हम करते हैं वो क्रांति के सिद्धांत की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। मार्क्स का क्रांति के संबंध में क्या विचार है। जब हमने अरिस्टोटल पढ़ा था तब हमने देखा था कि 400 BC के आसपास भी क्रांति का जो सिद्धांत की बात अरस्तु करते हैं वो एक अलग ढंग से करते हैं, और जो हम मार्क्स के संदर्भ में देखेंगे तो वो इसकी अलग से एक व्याख्या करते हैं और क्रांति को वो एक माध्यम के रूप में लेते हैं। तो उनका जो विषय था मार्क्स का वो एक माध्यम के रूप में है। क्रांति में उनका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि क्रांति के कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाए, तो क्रांति के सिद्धांत की बजाय क्रांति को एक माध्यम के रूप में अपनाने के लिए क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। कार्ल मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स केवल पॉलिटिकल फिलोसोफर मात्र नहीं थे, बल्कि वो व्यवहारिक राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, जैसा कि उनकी जीवनी से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। कार्ल मार्क्स का जो मुख्य उद्देश्य था, जो मेन उनका थीम, उनके विषय की थीम और यानी कि ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना होनी चाहिए। अब ये शोषण मुक्त समाज की स्थापना कैसे होगी, इसी के इर्द गिर्द उनका सारा चिंतन घूमता है। इस शोषण मुक्त समाज की स्थापना करने का जो उनका एक दर्शन था, एक उनका ये जो उद्देश्य था, उसके व्यवहार में कैसे लाया जाए, और इसी के संदर्भ में वो क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में वो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं इस बात को आपके सामने रख देता हूं कि क्रांति के संदर्भ में जो बात, एक सामान्य जो समझ है, एक समाज के अंदर रिवॉल्यूशन को लेकर एक सामान्य समझ है, तो मार्क्स का विचार उससे मेल भी खाता भी है और नहीं भी खाता। किस लिए? कई बार ऐसा क्रांति का नाम होते ही हमारे जो मन है, हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, उसमें एक विचार आ जाता है, क्रांति का मतलब है वो खूनी संघर्ष। मैंने कहा मार्क्स की रुचि क्रांति के अंदर नहीं थी, क्रांति का कोई सिद्धांत प्रतिपादन करने में उनकी रुचि नहीं थी। उनकी रुचि तो थी एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना, और इस शोषण मुक्त समाज की स्थापना में वो क्रांति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं। तो इसलिए वो क्रांति को एक माध्यम के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिस्कोर्स नहीं करते। तो वो क्रांति खूनी होगी या वो क्रांति अहिंसक होगी या हिंसक होगी, क्या होगी, इसके बारे में मार्क्स कुछ ज़्यादा नहीं लिखते हैं। तो एक समझ, अगर हमसे कई बार पूछा जाता है आप लोगों से कि क्या वो खूनी संघर्ष की बात करते हैं, तो इसका मतलब तो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। तो जो हिंसा को जो बढ़ावा देंगे तो हिंसा तो प्रति हिंसा को जन्म देगी। तो ये एक अलग, एक डिस्कोर्स का एक अलग विषय है। लेकिन फिर भी हम यहाँ कहेंगे मार्क्स क्रांति को हिंसक होने की कोई गारंटी नहीं देता कि वो हिंसक होगी या उस खूनी संघर्ष उसके अंदर होगा ही। क्रांति की अवधारणा काफ़ी प्राचीन है। मैंने बताया कि अरिस्टोटल ने भी क्रांति के संदर्भ में क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसके प्रकार प्रतिपादित किया, कैसे क्रांति को रोका जाए, वो सारे प्रतिपादित किया। लेकिन मार्क्स का रुचि इसमें थी ही नहीं कि वो क्रांति के संबंध में कोई सिद्धांत की विवेचना करे। उनका मुख्य रुचि थी कि एक माध्यम के रूप में इसे अपनाया जाए, व्यवहारिकता के धरातल उनको ये सही लगा, और एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना की जाए। मार्क्स के अनुसार यदि श्रमिक वर्ग शोषण से मुक्त होना चाहता है, मार्क्स कहते हैं कि अगर एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहती है, और शोषित कौन है? श्रमिक है। तो श्रमिक अगर अपने शोषण से मुक्त होना चाहते हैं तो उनको उत्पादन के जो साधन है उनके ऊपर अपना स्वामित्व करना पड़ेगा। अभी स्वामित्व होगा कैसे? क्यों? क्योंकि उत्पादन के जो साधन हैं इनके ऊपर स्वामित्व तो ऑलरेडी पूंजीपतियों का है। तो वो तो ऐसे तो देंगे नहीं कि आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, लीजिए कि आप स्वामी बन जाइए और ये रखिए अपने पास। तो ऐसा तो मानव व्यवहार में न तो प्रैक्टिकलिटी के ग्राउंड पे कोई ऐसा मिलेगा, न मानव व्यवहार में ऐसा कहीं मिलेगा।
तो ये होगा कैसे, इसके ऊपर वो डिस्कोर्स करते हैं। तो दूसरी बात वो कहते हैं कि उत्पादन के साधनों के साथ साथ जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मैंने कहा था ये बेसिक और सुपर स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत हम मार्क्स का पढ़ते हैं, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, उत्पादन के साधनों की बात करते हैं, तो उस पर तो ऑलरेडी कब्जा है पूंजीपतियों का। तो उस कब्जे को कैसे छुड़ाया जाए, क्योंकि जब तक बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जाएगा, जब तक आधारित संरचना को चेंज नहीं किया जाएगा, तब तक आमूलचूल परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो ये आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका हो, श्रमिकों का। अब जब श्रमिकों का स्वामित्व होगा तो और पहले से जो स्वामित्व है जो पूंजीपति वर्ग हैं, तो वो कैसे स्थापित करने देंगे। तो नंबर एक बात। दूसरी बात, इसके साथ साथ भी जो सुपर स्ट्रक्चर की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो सांस्कृतिक व्यवस्था हो, वो सुपर स्ट्रक्चर की जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर भी पूंजीपतियों ने अपना प्रभाव जमा रखा है, वो भी उन्हीं के पक्ष में है। अब जब आधार पर भी उनका नियंत्रण है और सुपर स्ट्रक्चर को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा है, एक प्रकार से फेवर में कर रखा है, कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन फेवर में कर रखा है, तो ऐसे में भी शोषण मुक्त समाज की स्थापना हो कैसे होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम यहाँ पे संवैधानिक साधनों या राजनीतिक माध्यमों के द्वारा अगर ऐसा करने का प्रयास करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन का, शोषण मुक्त समाज की स्थापना का प्रयास करेंगे, तो मार्क्स कहता है वो तो 100% ही फेल्योर रहेगा, वो सफल नहीं हो सकता। तो अब साधन क्या हो। अतः ये सारी वास्तविकता समझने के बाद में मार्क्स इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सर्वहारा वर्ग को संगठित होकर, पहले तो सर्वहारा वर्ग संगठित हो और फिर क्रांति को एक सशक्त माध्यम के रूप में वो अपनाकर इस व्यवस्था को पलट सकता है। और अब मैं जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है कि सर्वहारा वर्ग को संगठित होकर क्रांति करनी चाहिए, फुल स्टॉप। अब ये क्रांति जरूरत पड़े तो हिंसक भी हो सकती है, वो कहीं हिंसा का खूनी संघर्ष की बात नहीं करते। अगर आवश्यकता पड़े तो क्रांति खूनी भी हो सकती है, ऐसा मार्क्स बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्क्स सारी की सारी क्रांति को खूनी क्रांति की वकालत करते हैं, उसका पक्ष पोषण करते हैं, ऐसा नहीं है। मार्क्स कहते हैं अगर उसको ज़रूरत पड़े, क्योंकि अगर उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना है, और शोषण मुक्त समाज की स्थापना की दिशा में अगर ज़रूरत पड़ती है तो खूनी क्रांति भी की जा सकती है, ऐसा मार्क्स बोलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्स क्रांति को एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसके द्वारा सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग के हाथों से राजनीतिक सत्ता को छीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था सुपर स्ट्रक्चर को उनके फेवर के अंदर है, जबकि चूंकि उत्पादन के साधनों का उनका नियंत्रण है, तो राजनीतिक सत्ता भी उनके हाथ में है, पूंजीपतियों के हाथ में। तो वो स्वाभाविक रूप से मित्रवत रूप से तो इसको देंगे नहीं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके लिए क्रांति करना पड़ेगा। और क्रांति का मतलब है आमूलचूल परिवर्तन, और आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है कि वो श्रमिकों की जो शक्ति है उससे भयभीत होकर कर ले, या उसके सामने नतमस्तक हो जाएं। नहीं हो तो सर्वहारा वर्ग हो सकता है उनके खिलाफ खूनी संघर्ष भी कर सकता है। तो परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती है, इस पर मार्क्स ज़्यादा नहीं बोलते हैं। मार्क्स सर्वहारा वर्ग को ललकारता है कि तुम्हारा पूंजीपति वर्ग के साथ संघर्ष अनिवार्य है, और इस संघर्ष में तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पैरों के अंदर बेड़ियां पड़ी हुई हैं। हर जगह से आपके अधिकारों को शोषित किया जा रहा है, तो तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर तुम सफल होते हो क्रांति में, तो आप लोगों के पास में क्या है, पूरा संसार आप लोगों के पास जीतने के लिए पड़ा है। अतः विश्व के श्रमिक संगठित हो जाओ, ये वो नारा देते हैं। अब हम बात करते हैं मार्क्स की थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन का, कुछ इसमें क्या कमियां हैं इसकी ओर देखते हैं, या इसका संदर्भ क्या है, उनका मूल्यांकन करते हैं इस चीज़ का। कार्ल मार्क्स का क्रांति का सिद्धांत एक व्यवहारिक उनका प्रतिमान है, जिसके द्वारा वो सर्वहारा वर्ग को राजनीतिक सत्ता के ऊपर आसीन करना चाहते हैं। माध्यम है ये उनका। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य एक शोषण मुक्त समाज का स्थापना करना है, और शोषण मुक्त समाज की स्थापना जब तक नहीं होगी जब तक सर्वहारा वर्ग के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आएगी। यद्यपि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत का अगर हम उनके देखें,
तो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत में कहा गया है कि हर व्यवस्था के अंदर अपने अंतर्विरोध होंगे और इस अंतर्विरोध के कारण उसके संघर्ष होगा और संघर्ष ही उस स्थापित व्यवस्था के विनाश का कारण बनेंगे। यही बात पूंजीवाद पे भी लागू होती है। पूंजीवाद भी इसका कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, उसका विनाश भी सुनिश्चित है, ऐसा मार्क्स मान के चलते हैं। तो हमारे सामने एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, जब पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश सुनिश्चित है, पूंजीवादी व्यवस्था से पहले चाहे वो सामंती हो चाहे दास व्यवस्था, उनका विनाश भी हुआ है जैसा कि मानते हैं, तो फिर क्रांति की जरूरत क्या है? मार्क्स ऐसा उतावला क्यों हो रहा है कि वो क्रांति के माध्यम से इस व्यवस्था को बदलना चाहता है? ऐसा क्यों? हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में ये सब, इस प्रश्न का आना स्वाभाविक है। जब हर व्यवस्था के अंदर अपने विनाश के बीज निहित हैं तो वो तो अपने आप ही हो जाएगी। तो इसका जवाब यह है, मार्क्स भाग्यवादी नहीं थे। अगर हम अपने समाज के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो हर व्यक्ति अपने आप को भाग्य के हवाले करके छोड़ देता है। तो भाग्य के हवाले जो छोड़ता है उसको तो पता नहीं कब मिले, क्योंकि उसके अंदर समय सीमा तो मार्क्स ने भी तय नहीं की कि 10 साल, 20 साल, 100 साल, 50 साल, समय सीमा तो उन्होंने भी तय नहीं की। लेकिन अगर हम एक विचारशील व्यक्ति हैं, एक क्रियाशील व्यक्ति हैं, एक बौद्धिक व्यक्ति हैं, तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि चूंकि ये होना तो यही है, तो हम उसे क्यों नहीं उसे सुगम तरीके से और सही समय पर प्राप्त कर लें। यही बात मार्क्स पे भी लागू होती है। मार्क्स भी एक क्रियाशील विचारक थे और क्रियाशील विचारक होने के नाते वो मानते तो थे कि पूंजीवादी व्यवस्था का स्वाभाविक विनाश होना तय है, लेकिन उस समय तक का इंतजार क्यों किया जाए जब इसका विनाश होना ही है, जब इसमें शोषण के तत्व निहित ही हैं, तो इस विनाशकारी व्यवस्था का विनाश अपने आप हो, उस समय का इंतजार क्यों किया जाए? हम तो एक विवेकशील प्राणी हैं, तो विवेकशील प्राणी होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि ये शोषण युक्त जो समाज है, शोषणकारी जो व्यवस्था है, उसे जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। एक मानवीय विवेक भी इसकी मांग करता है, ऐसा मार्क्स मानते हैं। यही कारण है कि उन्होंने क्रांति के माध्यम से एक कृत्रिम साधन को अपनाया, स्वाभाविक साधन पे वो डिपेंड नहीं रहे और क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर एक अपने अभिष्ट लक्ष्य की ओर उन्होंने जाने का प्रयास किया। और वो अभिष्ट लक्ष्य क्या है? एक शोषण मुक्त समाज। और इस शोषण मुक्त समाज की स्थापना करने में जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़े वो उस उठाने के लिए मार्क्स बिल्कुल तैयार है। तो आलोचक जिस बात को कहते हैं कि जब स्वाभाविक रूप से ऐसा हो जाएगा तो समय का तो और भाग्य का इंतजार तो भाग्यवादी और आलसी व्यक्ति करते हैं। मार्क्स एक क्रियाशील व्यक्ति थे, एक बौद्धिक वर्ग से अपने आप बौद्धिक वर्ग से जुड़े हुए थे, एक बौद्धिक वर्ग से आते थे। तो ऐसे में उस परिस्थितियों का अपने आप उत्पन्न होंगी उसका इंतजार करना बिल्कुल ही न तो विवेक संगत था न ही न्याय संगत था। इसलिए मार्क्स ने क्रांति के सिद्धांत के द्वारा यथाशीघ्र इस शोषण युक्त जो व्यवस्था थी, एक जो विनाशकारी जो व्यवस्था थी, उसको समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया। धन्यवाद। तो ये था मार्क्स का क्रांति के संबंध में सिद्धांत, और इसकी जो आलोचना की गई उसको भी बहुत ही तर्कबद्ध तरीके से, बहुत ही लॉजिकल तरीके से उसको मार्क्स डिनाई भी कर देते हैं। थैंक यू।